मुख्यमंत्री धामी ने सुद्दोवाला स्थित आईआरबी द्वितीय प्रशासनिक भवन का किया लोकार्पण। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। बोले, राज्य में स्थापित है आईआरबी की 2 इकाई, तीसरी इकाई चमोली में स्थापित करने के प्रयास। शिक्षक संघ के जनपदीय अधिवेशन में पौड़ी पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। कहा, उत्तराखंड होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए 10 जून को होगा चुनाव। चुनाव आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। 24 मई को होगी अधिसूचना जारी। और आत्महत्या करने पर मजबूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद नहीं मिल रही है सुविधाएं। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सुद्दोवाला स्थित आईआरबी द्वितीय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण और द्वितीय चरण के भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 2 इकाइयां आईआरबी की स्थापित हैं। अब तीसरी इकाई जिला चमोली में स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि झाझरा में एक अच्छा भवन बना है। पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संसाधन दुरुस्त करने के सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। भवन यहाँ पर बना है और निश्चित रूप से जो हमारी अच्छी पुलिसिंग है, स्मार्ट पुलिसिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उन सभी को लेकर हमारे उत्तराखंड की पुलिस आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। आगे ऐसे और भी अन्य भवन हैं, हमारे अन्य थाने हैं, चौकियां हैं, वो सभी अच्छे हों, ठीक प्रकार के हों, स्वच्छ हों, सब में अच्छी व्यवस्थाएं हों। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। मैन पावर बढ़े, उसके लिए अभी 1700 पुलिस के जवानों की भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है और आगे चलकर इसको और बढ़ाएंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज पहुंचे, जहां निर्माणाधीन तहसील भवन और उप जिलाधिकारी के कार्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कुछ खामियां होने पर ठेकेदार और जेई को ठीक करने के निर्देश भी दिए। सितारगंज में करीब 4 करोड़ की लागत से तहसील भवन बनाया जा रहा है, जिसमें मीटिंग हॉल, स्टाफ रूम समेत 2 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। मंत्री बहुगुणा ने 23 जून 2023 तक काम पूरा होने के निर्देश दिए। और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं और जो ठेकेदार हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि टाइम लिमिट के अंदर इसको खत्म किया जाए। 23 जून इसकी लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन है और जो कुछ चेंजेस हमने यहाँ पर प्रस्तावित किए हैं उसको करवा के जल्द से जल्द। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में आपके वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और कुमाऊं प्रभारी बसंत कुमार जनपद पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर बसंत कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा और कांग्रेस के लोगों का आप में आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप द्वेष भाव की राजनीति नहीं करती है। बसंत ने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाकर जनता की समस्याओं को दूर करना ही उनका लक्ष्य है। आम आदमी पार्टी समस्त जनता को साथ लेकर चलती है और उसका संगठनात्मक ढांचा बेहतर तरीके से काम करता है। उत्तराखंड प्रदेश हो चाहे पूरे भारतवर्ष हो, द्वेष भाव की राजनीति नहीं करते। हम लोग अच्छे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो लोग असहज महसूस कर रहे हैं, तुरंत गति से और तेज गति से आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको इतनी अच्छी जिम्मेदारी से नवाजा है। हम उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जो उसका अंतिम लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए पूरे मेहनत करेंगे कि हम आगे आने वाले चुनाव में बेहतर करके दिखाएंगे।
उत्तरकाशी के नवनियुक्त एसपी अर्पण यदुवंशी ने अपना पदभार संभालने के बाद पहली बार मीडिया से चर्चा की। प्रेस वार्ता कर चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की उन्होंने जानकारी दी। अतिथि देवो भव की तर्ज पर पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं की पूरी मदद कर रहा है। जाम लगने वाली जगहों पर अधिक पुलिस बल तैनात किए गए। कई जगहों पर ट्रैफिक को वन वे करते हुए डायवर्ट किया गया। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम घाटों पर जोखिम को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई। राज्यपाल और पुलिस महानिदेशक ने जिसकी तारीफ की। इस दौरान एसपी ने नशे के अवैध कारोबार पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जानकारी दी। धाम की कैपेसिटी है, उसके अनुरूप अप्रत्याशित रूप से भीड़ बढ़ रही है और बड़ी बड़ी बसेस भी आ रही हैं। उसकी वजह से कई कई जगह जाम लग रहा है। हमने हमारे जो सीओ साहब हैं और हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर है उनको हमने कल ही भेजा था और उनकी रिपोर्ट के अनुसार गंगनानी से डबरानी और झाला और सुखी टॉप में जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा बन रही है। हमारी फोर्स है वो लगातार सुचारू यातायात को सुचारू बनाने के लिए काम कर रही है। पर्यटक हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं उनको तरतीब से लगाइए और उनको यात्रा मार्ग है उस पर बिल्कुल भी खड़े मत होने दीजिए। रामनगर की मालधन ढेला नदी में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है और नदी में पोकलेन मशीन और जेसीबी से अवैध खनन किया जा रहा है। इसकी वजह से यहां पर गहरे गड्ढे कर दिए गए। हालांकि प्रशासन कार्रवाई करते हुए एक डंपर को प्रशासन ने पकड़ा, लेकिन इस कार्रवाई को जनता महज खानापूर्ति बता रही है। नगर की यहाँ पर जो है कुछ अवैध परिवहन या फिर अवैध खनन की घटनाएँ लगातार हो रही हैं। उसी क्रम में हम लोग राजस्व विभाग की टीम वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर गोपाल नगर के पास मुख्य मार्ग पर ही एक डंपर अवैध परिवहन करते हुए पाया गया और जो इंडियन माइनिंग है और उत्तर प्रदेश खनिज परिवहन नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अंदर उसको सीज करके कार्रवाई की गई है। रामनगर के मालधन क्षेत्र में स्कूलों के नाम पर बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तेज तूफान से छत उड़ गई। छुट्टी के चलते स्कूल में बच्चे तो नहीं थे, वरना कोई भी इसकी चपेट में आ सकता था। अब इस भीषण गर्मी में बच्चे खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर हैं। 2013 में टीन शेड के सहारे कच्चे मकान में स्कूल चलाया जा रहा है, जहां न बैठने की कोई व्यवस्था है और ना ही पानी की। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल के वन विभाग भूमि में होने का हवाला देते हैं। जो तेज की आंधी आई है उससे हमारे विद्यालय की छत उड़ गई है, टीनें उड़ गई हैं सारी और पीछे पेड़ गिर गया है, जिससे हमारे विद्यालय को बहुत क्षति हुई है। हमने एक बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की थी अपने बच्चों के लिए, अब वो भी खत्म हो गई है हमारे बच्चों के लिए। हम उसके अंदर बच्चों को नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि कभी भी अगर बारिश आती है या आंधी आती है दोबारा से तो हमारे बच्चों को जान की उनको खतरा है। तो हमारी अपने विभाग से और सरकार से और विधायक जी से ये मांग है कि हमारे बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था की जाए, जिससे आगे जो बरसात आ रही है उसमें हमारे बच्चों की जान बचाई जा सके। तूफान आया, तूफान से उड़ी है और बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। नहीं तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। यहाँ पे सरकार ने कोई व्यवस्था आज तक कोई नहीं करी है। बार बार हम मांगे कर रहे हैं कि स्कूल के लिए कोई व्यवस्था पढ़ाने की जाए। फॉरेस्ट लैंड वाले विद्यालय हैं जो कि टेम्परेरी अरेंजमेंट अपने झोपड़ी बना करके या टीन शेड बना करके इनमें बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। समय समय पर डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया जाता है। अब उच्च स्तर से भी इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अतः हम फिर से उच्च अधिकारियों को संज्ञान में ये मामला लेकर के आएंगे और कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था इसकी की जाएगी। ऊधम सिंह नगर की जसपुर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनसे चोरी की 2 बाइक बरामद की गई। दोनों चोर संधू ढाबे के पास चेकिंग के दौरान पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
पर मुकदमा पंजीकृत था मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध में। इसके संबंध में विवेचक और अन्य पुलिस टीम चेकिंग में मौजूद थी। चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल चोर एक मोटरसाइकिल में पकड़े गए और उनके पास से एक अन्य मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो काशीपुर से चोरी होना बताया गया है और इस संबंध में काशीपुर में मुकदमा दर्ज है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। यात्रा में पहुंच रहे तीर्थयात्रियों में केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग में प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। बेहतर व्यवस्थाओं के लिए तीर्थयात्रियों ने राज्य और केंद्र सरकार सहित जिला प्रशासन का आभार जताया। यात्रियों का कहना है कि पैदल मार्ग में पेयजल, स्वास्थ्य सहित तमाम बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हम राजस्थान से हैं जी, गंगानगर जिले से। तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, आगे व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, दर्शन भी हमें बहुत अच्छे से हो गए, इसलिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं। हम लोग परसों चढ़े थे केदारनाथ के लिए, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। हाँ, चढ़ाई थोड़ा मुश्किल है लेकिन रास्ता बहुत ठीक है। वहाँ केदारनाथ में भी सभी व्यवस्था सभी ठीक है, रास्ते चकाचक है, पूरा ठीक है। ऊपर जो भी व्यवस्थाएं की गई प्रशासन में राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी हैं, सराहनीय हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, वे आने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हैं। गढ़वाल उपजिलाधिकारी ने गड़ोली में ज्वालपा गैस एजेंसी के गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गैस गोदाम में उपलब्ध गैस सिलेंडर की गुणवत्ता और उपलब्धता का आकलन किया गया, जिसमें 5, 14 और 19 किलो के अलग अलग सिलेंडरों को चेक किया गया, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में रैंडमली वजन माप करने के बाद स्टॉक पंजिका से उसका मिलान भी करवाया। उन्होंने गैस एजेंसी में निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कांटे द्वारा ली जाने वाली माप, सिलेंडरों की सीलिंग और एक्सपायरी डेट भी चेक की। साथ ही साथ गैस गोदाम संचालक को निर्देशित किया कि सील युक्त और नियमानुसार एक्सपायरी डेट का अंकन वाले सिलेंडरों का ही वितरण करें। और अब खबर लालकुआं से है। यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका परिवार संघर्ष कर रहा है। दरअसल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दत्त पंत के पोते शंकर दत्त पंत बीते 4 दिनों से तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार के बाहर अनशन पर बैठे हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस दौरान शंकर दत्त पंत ने बताया कि उन्होंने जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्राचार तो किया ताकि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाली सुविधाएं दी जाएं, लेकिन तमाम पत्राचार के बाद भी अभी तक उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिली। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तमाम पत्राचार करने के बावजूद अभी तक ना तो आरक्षण के तहत नौकरी मिली और ना ही कोई शौचालय बना और ना ही सरकारी बस पास। इसके अलावा अन्य सरकारी सुविधाएं जो उत्तराखंड सहित भारत के सभी राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को मिलती है, उनमें भी कोई सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही है, इसलिए वे अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि वे इतने मजबूर हो चुके हैं कि आत्महत्या का कदम उठाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। उन्हें गौरवपूर्ण योगदान भी मिला था, ये देखो, और मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट किया गया था, उनका नाम भी है इसमें। और दूसरा जो है, जो परिवार को सुविधाएं मिलती हैं वो हम तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं और 70 साल से सरकार हमें ऐसी घुमाने में है और मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। अपने जानवर बेच के, घर का सामान बेच के यहाँ पूरा करने में लगा हूँ। एक आसमा हूँ, मेरे दादाजी का मान सम्मान भी मिलेगा, उनकी तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद भी रहेगा और हमारा रोजगार भी चलता रहेगा। लेकिन जो भी चीज़ मेरे वहाँ आती है वो किसी और के अधिकारी जी द्वारा कहीं और चले जाती है। मेरा भी एक आंगनबाड़ी आई थी घर में, भाभी मेरी विधवा है, उसके नाम से खोलने के लिए, और उन्होंने कहीं और पहुंचा दी। जब बाल विकास अधिकारी जी को मैंने फ़ोन करा तो वो कहती आई थी मैंने कहीं और दे दी। और डीएम साहब के पत्र आए हुए हैं काफ़ी, और क्या कहते हैं, मेरे को बड़ा परेशान कर दिया इन्होंने। तो ये बात आपने सुनी। दरअसल इनका ये कहना है कि किसी भी तरह की सरकारी सुविधा
इन्हें नहीं मिल रही है। सरकारी सुविधाओं की मांग की है इन्होंने। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते हैं। और अब इस खबर पर हमारे साथ लालकुआं से संवाददाता मुन्ना अंसारी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुन्ना अंसारी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बात ये बता रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दत्त पंत के पोते शंकर दत्त पंत कि इन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। लगातार इन्होंने शिकायत तो की है, आवेदन तो दिए हैं, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह का पालन नहीं हुआ। अगर हम इनको सुने तो जी हाँ, बताना चाहेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो पोते हैं शंकर दत्त पंत, उन्होंने पूर्व में भी 3 बार आंदोलन किया है तहसील परिसर में, जिसके बाद उनको जनप्रतिनिधियों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपके इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी और जो भी आश्रितों को मिलने वाले जो भी सुविधाएं हैं वो सब प्रदान की जाएंगी। लेकिन बात करें कि धरातल पर उतरने की, तो कोई भी वादा है जो उस पर पूरा नहीं किया गया है अभी तक। और उनको जो मिलने वाली एक उन्होंने मांग की थी उन आंगनवाड़ी के लिए, आंगनवाड़ी भी वो नहीं मिल पाया उनको, वो किसी और जगह स्थानांतरित कर दिया गया अधिकारियों के द्वारा। तो उनका लगातार जो है आक्रोश है पनपता जा रहा है और उनका कहना है कि मैंने प्रधानमंत्री से लेके और मुख्यमंत्री और सभी जगह मैंने पत्राचार किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वो अब इतने ज्यादा मजबूर हो गए हैं कि वो आत्महत्या का जैसा घातक कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरीके से अगर मेरी अनदेखी की गई और कोई मेरी सुनवाई नहीं की गई तो मैं कुछ न कुछ उसमें आत्महत्या का कदम उठाने के लिए विवश होऊंगा। साफ तौर पर हमारी इस विषय में अधिकारियों से वार्ता हुई इस विषय में जानकारी जानना चाहिए, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस मामले में कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी जो है आश्रितों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को मिलने वाली सुविधाएं उनको प्रदान की जाएंगी। लेकिन अब कब तक की जाएंगी? आखिर इन्होंने 3 बार आंदोलन किया है आश्रित में, और ये जो उनके पोते हैं उसके बावजूद आज तक सिर्फ आश्वासन के अलावा इनको कुछ नहीं मिला है। और अब वो 3-4 चौथा दिन है, 3 दिन बीत चुके हैं और आज चौथा दिन रहा। चौथे दिन भी वो धरने में बैठे रहे, लेकिन किसी प्रकार की उनको आश्वासन भी नहीं मिला। क्योंकि आप बता रहे हैं कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, देखते हैं कब तक इनकी समस्या का समाधान होगा। जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिहरी की। यहाँ पर पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर एसएसपी ने चंबा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें 15 मई से शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया 7 जून तक चलेगी और पूरे जिले में करीब 9,500 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। 15 मई से सुबह 7:30 बजे से चंबा पुलिस लाइन में प्रत्येक दिन 400 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। एसएसपी का कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का फिजिकल चंबा पुलिस लाइन में होगा और गेट पर प्रवेश पत्र दिखाने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ये उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पारदर्शिता के लिए यहां पर वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। शुरू हो रही है और 7 जून तक हमारे जनपद में चलेगी है और लगभग 9,500 इसमें अभ्यर्थी जो हैं प्रतिभाग कर रहे हैं और प्रत्येक दिवस इसमें 400 लोगों का नापजोक और उसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है फिजिकल एग्जामिनेशन वो होगा और जिसमें कि 400 में उसमें पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, महिला अभ्यर्थी भी हैं और इसकी समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और 15 तारीख को सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे ये शुरू हो रहा है। और चलिए अब बड़ी खबर के लिए देहरादून का रुख करते हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी की पहल देखने को मिल रही है। धामी ने 4 धाम यात्रा से वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया है। अब सभी लोग एक श्रेणी में धामों के दर्शन कर सकेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले वीआईपी श्रेणी में धामों के दर्शन होते थे। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्वास्थ्य परीक्षण कराकर तीर्थयात्री आए, तो पूरी तरह से वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया है। 4 धाम यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये पहल है और 4 धाम यात्रा में वीआईपी कल्चर को खत्म किया है। प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी कैलाश, अपने आप में ये बड़ी पहल है और एक नया नवाचार कहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? बिल्कुल, देखिए विवेक, ये वाकई में बहुत ही सराहनीय पहल हम इसे कहेंगे मुख्यमंत्री द्वारा जो की गई है, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो जितने भी धाम थे, धामों में वीआईपी कल्चर का एक अलग कल्चर और डेवलप था, जिसके चलते जो
वीवीआईपी लोग आते थे वो पहले अलग दरवाजे से वो एंट्री कर जाते थे, वहां पर दर्शन कर लेते थे, और जो आम जो श्रद्धालु होते थे, आम जो यात्री होते थे, उनका नंबर नहीं आ पाता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री धामी ने साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए हैं कि जो भी वीवीआईपी आएगा वो एक आम यात्री की तरह, एक आम श्रद्धालु की तरह दर्शन कर पाएगा, ताकि भगवान के द्वार में कोई भी ऊंच नीच ना हो, कोई भी बड़ा छोटे का लोगों के अंदर एक भावना यहाँ पर जागृत ना हो। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही सराहनीय पहल है, और इसका बहुत ही अच्छा संदेश देखने को भी मिल रहा है। लोग इस फैसले की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। विवेक, तो कैलाश, मैं ये बात आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्या इसको लेकर मांग भी उठ रही थी क्या? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि समय समय पर इसको लेकर मांग उठती भी रही है, और समय समय पर जो आम यात्री होता है, आप फर्ज कीजिए अगर कोई दक्षिण भारत से कोई बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आ रहा है, वो सुबह 4 बजे से लाइन में लगा है, उसका दोपहर 2 बजे नंबर आ रहा है, और उसी के सामने कोई वीवीआईपी आता है, वो दर्शन करके चला जाता है, तो यात्रियों में बहुत रोष देखने को मिलता था। श्रद्धालुओं को साफ तौर पर ये कहना होता था कि हम लोग इतनी दूर से बाबा के दर पर हम दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन हमसे पहले जो वीवीआईपी आते हैं उनको आसानी से दर्शन हो जाते हैं। तो ये कई चीजें थी जिनको लेकर एक भेदभाव बिल्कुल साफ तौर पर दिखता था। निश्चित तौर पे, और ये जो भेदभाव और असंतोष की भावना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुड़की की। यहाँ पर भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में कुछ परिवारों के पलायन करने की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में हुए बवाल के बाद तकरीबन 25 दिन बाद गांव में कुछ परिवारों ने अपने मकान पर बिकाऊ लिखवा दिया। अपने मकान पर यह मकान बिकाऊ है ऐसा लिखवाया। हालांकि इसकी सूचना के बाद प्रशासन की टीम गांव में पहुंची और उस पर पेंट पुतवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 16 अप्रैल को गांव में हुई घटना के बाद लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कभी भी कोई घटना घट सकती है, जिसके कारण लोगों ने गांव से पलायन करने का मन बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बवाल के दौरान उनका काफी नुकसान हो गया था। में कोई दिक्कत नहीं थी आज तक, और पूरे मोहल्ले में हम पथराव करा गया। जब पथराव करा गया तो हमें इन पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए हम आज नहीं बेचेंगे तो कल बेचेंगे। बेचेंगे जरूर रहते हम यहाँ नहीं, किसी भी टाइम कुछ भी हो सका, यहाँ का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ केला घर है, चारों तरफ साड़ियों के घर हैं। उन्होंने ये कहा था कि भी देखो ऐसी बात लिखनी ठीक नहीं है, बेचोगे तो डीलर को कह कर बेच लियो। मैंने कहा साहब ठीक, हमारी इतनी लूटपाट हुई हुई, इतना नुकसान हुआ, किसी ने हमें पूछा तक नहीं। ये सूचना मिली थी, सूचना पर तहसीलदार भगवानपुर को भेजा गया था, और वहाँ पर गई, लोगों से बातचीत किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वो जो लिखा था उसको मिटा दिया है, अब सब ठीक ठाक है। नहीं, कुछ बातचीत में बताया नहीं उन्होंने, ऐसे ही भावुकता बस लिख दिया था। प्रशासन को उन्होंने अभी कुछ लिखित तो दिया नहीं है कि हमारा कोई नुकसान हुआ है। हाँ, हम लोग जा रहे हैं, और पुलिस के लोग भी वहाँ बराबर अपना निगाह रखे हुए हैं। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।